पार्क। एक हाई स्कूल का बहिष्कृत छात्र बाथरूम में तोशी और अन्य लोगों द्वारा सताया जा रहा है। डर से भरा लड़का अपराधियों की हर मांग मानता है, जैसे आज्ञाकारी कुत्ता बनना और भौंकने की आवाजें निकालना। तोशी अपना इरादा बदलकर उसे मोटापे के कारण गंदा स्वर कहकर अपमानित करता है। वह फिर बेचारे लड़के को गंदे बाथरूम के फर्श पर लौटते हुए स्वर की आवाजें निकलवाता है। गुंडा उसे पीटने लगता है, जिससे लड़का खुद के बारे में बहुत बुरा महसूस करता है। घर लौटकर पार्क अपने कमरे में अकेला रहता है, लेकिन उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है। वह रसोई में जाकर रेमन के लिए पानी उबालता है और बदमाशी याद कर गुनगुनाने लगता है। तभी उसकी माँ घर आती है, उसकी आवाज की तारीफ करती है और देर से आने के लिए माफी मांगती है। सब कुछ से निराश, वह माँ को अंडा डालने के लिए डांटता है, उसे अपना वजन बढ़ने का दोषी ठहराता है। माँ उसके गुस्से को स्वीकार करते हुए माफी मांगती है। वह नूडल्स खाने लगता है, पर चेहरे में दर्द महसूस करता है। गुंडों को याद कर दुखी होता है। वह माँ से कहता है कि कम अंकों के कारण वह स्कूल बदलना चाहता है, लेकिन दूसरे इलाकों में ज्यादा किराए के कारण यह उसके लिए मुश्किल है। गुस्से में पार्क दीवार पर मारता है, कहता है कि उनकी गरीबी उसकी गलती नहीं। अगले दिन स्कूल में तोशी उससे जिम के कपड़े मांगता है। लड़का जल्दी से लाता है। स्कूल के मैदान में गुंडा शर्त के तहत पार्क को फुटबॉल से मारता है। पार्क बच जाता है, जिससे गुंडा और भड़क जाता है। एक और छात्र उसके चेहरे पर मारता है, जो तोशी को और चिढ़ा देता है। वह लड़के की बचने की क्षमता की आलोचना करता है, कहता है कि उसकी गेंद आसान थी। पार्क माफी मांगता है और शर्त का पैसा देने की पेशकश करता है, लेकिन इससे गुंडा और भड़क जाता है और उसे पेट में घूंसा मारता है। तोशी पेट पर मारने में माहिर होने की डींग हाँकता है, हंसते हुए। जैसे ही बेचारा लड़का और थप्पड़ खाने वाला था, उसकी माँ आ जाती है। भयानक दृश्य देखकर वह बेटे के पास दौड़ती है और उसे देखती है। चोटें देखकर वह तोशी को बच्चे को मारने के लिए डांटती है। इधर पार्क सुनता है कि साथी उसे माँ को बुलाने पर कोस रहे हैं। माँ के प्रिंसिपल की धमकी पर वह चिल्लाता है कि वह शर्मिंदा कर रही है। तोशी से माफी मांगता है। स्कूल के बाद माँ उसे बैठाकर ट्रांसफर की पुष्टि करती है। वह पैसे भेजने का वादा करती है। काम के कारण साथ नहीं जा सकती। वह खाना बनाना शुरू करती है और वह रोने लगता है। अपराध बोध के बावजूद वह माँ की सुनता है और नई शुरुआत का फैसला करता है। पार्क को अपना नया घर मिलता है, जो एक पुरानी झोंपड़ी निकलती है। वह शहर घूमने जाता है, पर मिडोरी नाम की लड़की से टकराता है, जो माफी मांगती है। हैरान कि कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता। वह अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश करता है, पर अनजाने में डरावना लगता है। मिडोरी का दोस्त शिंजी आकर गलतफहमी में पार्क को पीटता है, सोचकर कि वह उसकी दोस्त को परेशान कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आसपास के लोग अपने फोन निकालकर लड़ाई को रिकॉर्ड करने लगते हैं। बाद में पार्क घर के कोने में सिमट कर रोता है, जब वह अपने वायरल वीडियो पर आई निर्दयी टिप्पणियां पढ़ता है। वह रोते रोते सो जाता है, सोचकर कि उसने नई शुरुआत का मौका खो दिया है। जब वह जागता है और बाथरूम जाता है, तो खुद को रहस्यमय ढंग से एक आकर्षक रूप में बदला हुआ पाता है। सोचकर कि यह सपना होगा, वह चारों ओर देखता है और अपने पुराने शरीर को फर्श पर सोता हुआ देखता है। वह खुद को जगाता है, सोचकर कि उसने एक डरावना पर खुशनुमा सपना देखा था, लेकिन जब वह मुड़ता है तो अपने खूबसूरत रूप को फर्श पर सोता हुआ देखता है। उसे एहसास होता है कि वह सपना नहीं देख रहा, बल्कि वास्तव में शरीर बदल रहा है। नई शुरुआत के सपने को साकार करने के लिए वह नए जीवन को अपनाने का फैसला करता है। अगले दिन पार्क अपने नए स्कूल जाता है। अपनी सुंदर दिखावट के कारण वह अब सबका ध्यान खींचता है। कक्षा में परिचय देने पर उसका नया रूप उसे तुरंत लोकप्रिय बना देता है। स्थानांतरण के पहले दिन छात्र पार्क के आकर्षण पर हैरान रह जाते हैं। अपनी सीट की ओर जाते समय सबकी नजरें उस पर होने से वह घबराता है। पुराने स्कूल की याद में वह शर्मीलेपन से बैठ जाता है। अपने बगल में उसे वही लड़का दिखता है जिसने उसे पीटा था। डर के मारे वह नजर हटा लेता है और उस लड़की को देखता है जो उससे टकराई थी। वह बेहद नर्वस हो जाता है, खासकर जब शिंजी उससे परिचय करता है। खुशकिस्मती से लड़का उसे नए रूप में नहीं पहचानता। तभी नूल नाम की एक लड़की उससे मिलती है और करीब आ जाती है, जिससे वह शर्मा जाता है। कक्षा की लड़कियां उसे नए सुंदर लड़के से फ्लर्ट करने वाली कहने लगती हैं। वह उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर शिंजी उसे डांटता है।
वह सोचता है कि क्या सभी लड़कियां उसकी तरह शर्मिंदा होंगी। वह मिडोरी को देखता है और निराश होता है जब पाता है कि वह पार्क पर ध्यान दे रही है। निराश होकर वह नए लड़के को घृणा से देखता है। लंच ब्रेक में पार्क कैफेटेरिया में आता है और छात्र उसके सुंदर रूप की प्रशंसा करते हैं, जबकि वह बेखबर है। वह छात्रों को देखता है, अपने सहपाठियों का निरीक्षण करता हुआ। न्यूवेल उसके पास आकर स्कूल के विभिन्न समूहों के बारे में बताती है, कहती है कि हर कक्षा की अपनी विशेषता है। वह शारीरिक शिक्षा, गायन, नृत्य और कला के छात्रों की ओर इशारा करती है, जो उसे आश्चर्यचकित करता है। उसके बारे में और जानने के लिए वह पूछती है कि उसने फैशन डिजाइन क्यों चुना। यह उसे अपने पिछले स्कूल के शिक्षक के साथ हुई बातचीत याद दिलाता है। उस आदमी ने दोहराया कि अपने मौजूदा ग्रेड्स के साथ जीवन हाई ही एकमात्र स्कूल है जहां वो जा सकता है जो छात्रों को सीधे नौकरी दिलाने में माहिर है। वर्तमान में पार्क मुस्कुराकर अपने दोस्त से कहता है कि उसे लगा था क्लास मजेदार होगी। वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाती है और पूछती है कि उसे स्कूल कैसा लग रहा है। पार्क गलती से कह देता है कि अच्छा है कि लंच के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। वो तुरंत संभल कर कहता है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, साथी भी अच्छे हैं। उधर शिंजी उसे घृणा से देखता है, उसे मिल रहे ध्यान से जलता हुआ। क्लास में पार्क को नींद आने लगती है और वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। फिर उसे याद आता है कि कल उसने अपने नए शरीर में चलने का अभ्यास किया था और वो हल्का और तेज महसूस हुआ था। इसलिए वो पूरे गांव में दौड़ा, अपने नए चुस्त शरीर का आनंद लेते हुए। क्लास में वापस आकर वो झपकी लेता रहता है और आखिरकार सो जाता है। नतीजतन उसकी चेतना पुराने शरीर में लौटी और वह घबराया क्योंकि वह सो नहीं सकता और स्कूल में अपने शरीर में वापस नहीं जा सकता। वह खुद को सोने के लिए मजबूर करता है, लेकिन चूंकि उसका मूल शरीर पूरे समय सोया रहा है, वह संघर्ष करता है। सौभाग्य से न्यूवेल ने चुपके से उसे चौंका दिया, जिससे वह जाग गया। उसे परेशान देखकर लड़की माफी मांगती है, बताती है कि कक्षा खत्म हो चुकी है और वह अभी भी सो रहा है। यह समझकर कि उसने उसे मुसीबत से बचाया, वह धन्यवाद देता है, जिससे वह शर्मा जाती है। पार्क अपने मूल शरीर में एक सुविधा स्टोर में रात की शिफ्ट में पार्ट टाइम नौकरी शुरू करता है। वह बॉस को बताता है कि वह दिन में सोता है, पर बूढ़ा कहता है कि छात्र कक्षा में नहीं सो सकता। पार्क को याद आता है कि उसे कैसे नौकरी मिली थी। नए शरीर में उसने पहले नौकरी का विज्ञापन देखा और उसके बारे में पूछा। उसकी आकर्षकता देखकर आदमी ने तुरंत उसे नौकरी दे दी, सोचकर कि वह भाग्यशाली है कि एक सुंदर पार्ट टाइमर उसकी बिक्री बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि उसने मालिक को बताया कि नौकरी उसके मित्र के लिए थी, जिससे बूढ़े आदमी को बहुत निराशा हुई। पार्क बाद में दुकान पर आया, लेकिन मालिक ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया। स्कूल के कामों से सिगरेट ब्रांडों की जानकारी दिखाने के बाद आदमी ने आखिरकार उसे स्वीकार लिया, लेकिन कम वेतन पर। वर्तमान में पार्क ग्राहकों की सेवा में पूरी कोशिश के बावजूद मुश्किल से नौकरी पा सका। मालिक के जाते ही वह खुश है कि उसे आखिरकार एक्स्ट्रा कैश कमाने की नौकरी मिल गई। अकेले में वह सोचता है कि वह अब तक अपनी स्थिति के बारे में क्या जानता है कि सोने पर वह दूसरे शरीर में जागता है और उल्टा। सोया हुआ शरीर खुद से नहीं जाग सकता जब तक मजबूर न किया जाए। तभी उसका पेट गड़गड़ाने लगता है और 2 शरीर होने से उसका जीवन खर्च दोगुना हो गया है। 3 लड़के दुकान में घुसते हैं और वह उन्हें अपनी कक्षा के छात्र के रूप में पहचानता है। उनकी असली उम्र जानते हुए वह उन्हें सिगरेट बेचने से मना कर देता है। तभी शिंजी आता है और कहता है कि अगर फर्जी आईडी काम नहीं कर रही तो चलो चलें। लेकिन वह पार्क को देखता है और पिछली मुठभेड़ के कारण उसे परेशान करने का फैसला करता है। उसका गुस्सा बढ़ जाता है जब वह देखता है कि उसका नाम मिडोरी को पटाने वाले मशहूर लड़के जैसा है। चिढ़कर वह दोस्तों के विरोध के बावजूद पार्क को पीटना शुरू कर देता है। पिटाई के बाद एक साथी उसकी पैंट उतारकर फोटो खींचता है ताकि वह पुलिस को न बताए। छात्र दुकान छोड़ देते हैं, रोते हुए लड़के को पीछे छोड़कर। वह अपने पुराने स्कूल के गुंडों को याद करता है, सोचता है कि कुछ भी नहीं बदला। उसे माँ का फोन आता है जो उसका हाल पूछ रही है। चिंता न कराने के लिए वह कहता है कि वह ठीक है और स्कूल में अच्छी तरह ढल रहा है। वह उसे अपना ख्याल रखने की याद दिलाती है और वह कॉल काट देता है। इस बीच माँ अभी भी देर रात तक उसकी पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करती है। अगले दिन कक्षा में पहुंचते ही वह सहपाठियों को शिंजी के गिरोह द्वारा पिटे लड़के पर हंसते सुनता है। ये जानकर कि वह खुद था, पार्क गुस्से से भर जाता है। शिंजी अपने मुक्केबाज होने की डींग मारता है और आदमी को लगभग अचल छोड़ने पर शर्मिंदा होता है। दोस्त पार्क का मजाक उड़ाते रहते हैं, उसे और उसकी माँ को सुअर कहते हैं। ये सुनकर लड़का भड़क जाता है और गिरोह के खिलाफ बोल पड़ता है। यह देखकर कि वह
मिडोरी का ध्यान खींचकर शिंजी आक्रामक हो जाता है और लड़के को लड़ाई के लिए उकसाता है। वह मुक्के मारने की कोशिश करता है, लेकिन उनका एक सहपाठी जीरो उसे रोक देता है। पीछे न हटते हुए वह फिर पार्क पर वार करता है, जो आश्चर्यजनक रूप से उसके तेज मुक्के देख पाता है। लड़का पिटाई की आदत से हमले देखने लगता है, पर उसका पुराना शरीर तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। लेकिन अब वह आसानी से शिंजी के मुक्कों से बचता है और कोने में फंसने पर भी उसका हमला रोक देता है। कक्षा फोटो खींचने लगती है और पुरानी पिटाई याद कर वह एक चौंकाने वाला नॉकआउट पंच मारता है। पूरा स्कूल सन्न रह जाता है। पार्क के अप्रत्याशित कौशल और ताकत स्कूल की चर्चा का विषय बन जाते हैं। नतीजतन वह स्कूल के गुंडों और कुख्यात गिरोहों का ध्यान खींचता है, जो उसके लिए और मुसीबत का संकेत है। काम करते हुए पार्क सोचता है कि लोग उसे नए शरीर में कैसे अलग तरह से देखते हैं। एक लड़का दुकान में आता है और बार बार उसकी ओर देखता रहता है। अचानक लड़का सिगरेट का पैकेट छीनकर भाग जाता है और पार्क उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वे एक अंधेरी गली में पहुंचते हैं, जहां शिंजी का गिरोह इंतजार कर रहा था। पता चलता है कि उन्होंने जिहो को सिगरेट लाने भेजा था और पार्क को फोटो दिखाकर धमकाया था। बोरियत से वे दोनों को आपस में लड़ने पर मजबूर करते हैं। फंसा हुआ जिहो पार्क से लड़ने की कोशिश करता है, चाहता है कि वह काम से मुक्त हो जाए। तभी बास्को नाम का एक विशालकाय व्यक्ति आता है और एक गुंडे को गर्दन से पकड़ लेता है। लड़का माफी मांगता है और पूरा गिरोह तुरंत वहां से भाग जाता है। जिहो बास्को को धन्यवाद देता है, जो पार्क का सहपाठी निकलता है। बास्को और जिहो नए लड़के के बारे में बात करते हैं। बास्को कहता है वह उलझे नहीं, फिर अचानक रो पड़ता है। अगले दिन पार्क देखता है कि जिहो अनुपस्थित है और सोचता है क्यों। फिर वह देखता है कि शिंजी उसे घृणा से देख रहा है, तो वह नजरें फेर लेता है। कैफेटेरिया में वह नेविल से बास्को के बारे में पूछता है। लड़की बताती है कि बास्को को लेयुन भी कहते हैं, जो आर्किटेक्चर क्लास में बर्न नक्कल गैंग का संस्थापक है। 3 गुंडे कहते हैं कि जो गुंडों से नफरत करता है वह कमजोरों का फायदा उठाने वालों से घृणा करता है। तभी बर्न नक्कल गैंग आता है। बास्को उसे गुंडों के साथ देखकर पास आता है। वह आदमी गलत समझता है और उसे बुरा समझकर कंधे पकड़कर डराता है। नेवेल उसे बचाने दौड़ती है, पर बंजई रोकता है, कहता है अब लड़ाई नहीं रुकेगी। बास्को की पकड़ इतनी मजबूत है कि कोई नहीं सोचता पार्क छूट पाएगा। वह सबको चौंकाता है जब अकेले ही उस भारी आदमी का हाथ हटाता है, माफी मांगते हुए। उसकी ताकत देख बंजई बीच में आता है, लड़ाई रोकता है और शांति से बास्को के साथ चला जाता है। बर्न नकल्स का एक सदस्य पूछता है कि बंजई क्यों बीच में आया, पर वो अपने दोस्त को बताता है कि नहीं आता तो बास्को बेहोश हो जाता। इधर गुंडे पार्क की तारीफ करते हैं कि उसने गैंग लीडर का सामना किया, लेकिन लड़का खुश नहीं है। वो बस उस आदमी को धन्यवाद देना चाहता है। उसकी ताकत से प्रभावित होकर तीनों उसे दोस्त बनने और घूमने का न्योता देते हैं। दोस्त बनाने के विचार से उत्साहित वो एक आम हाई स्कूल छात्र की तरह उनके साथ घूमने की कल्पना करता है और वो मान जाता है। पर जब वो मिलने की जगह पहुंचता है तो उम्मीद से अलग पाता है। ये तो शराब पीने की महफिल है। शिंजी भी आ जाता है, जो उसे वहां देखकर उतना ही हैरान होता है। ग्रुप को पता चलता है कि पार्क एक स्कूल छोड़ चुके दोस्त के साथ रहता है, दिन में सोता और रात में काम करता है। ये सुनकर वे सोचते हैं कि वो किसी याकुजा के साथ रह रहा है। इधर शिंजी पीता रहता है जब पार्क पूछता है कि मिडोरी कहाँ है। उसके सहपाठी उसे बताते हैं कि लड़की मासूम है और उनके साथ घूमना पसंद नहीं करती, खासकर जब वे लड़ रहे हों। रिश्ते की स्थिति से अनजान वह आराम से पूछता है कि वह और मिडोरी कैसे जोड़ी बने, लेकिन चूंकि दोनों वास्तव में डेटिंग नहीं कर रहे हैं, शिंजी शर्मिंदा हो जाता है। लड़का कहता है कि वे अच्छी जोड़ी लगते हैं, जो शिंजी को और चिढ़ाता है, पर वह फिर मुस्कुरा देता है। ये टिप्पणी उसका मूड अच्छा कर देती है और वह पार्क से दोस्ताना हो जाता है। उसे पीने के लिए कहता है। वह अपने सहपाठी से मुक्का मारने के लिए माफी मांगता है और शिंजी उसे माफ करके मेज पर सो जाता है। इस बीच गुंडे जिहो को चोरी करने का निर्देश देने की बात करते हैं, पर बास्को उन्हें रोक देता है। उन्हें लगता है कि बड़े आदमी से निपटने में पार्क की मदद ले सकते हैं। फिर वे जीरो और पार्क के बीच लड़ाई का वीडियो दिखाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। नशे में धुत पार्क फोन छीनकर तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। इससे उसकी चेतना अपने असली शरीर में लौट जाती है और पार्क घबराकर पीने की जगह पर भागता है। समूह उसे देखकर हैरान होता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है। वह कहता है कि वह पार्क का दोस्त है और उसे लेने आया है। यह सुनकर समूह अपनी गलत धारणा से निराश हो जाता है। घर जाते समय नशे में धुत शिंजी पार्क को जैब मारना सिखाता है और अपने मुक्केबाजी कौशल का प्रदर्शन करता है।
आर्केड मशीन पर मुक्का मारना। अकेले में वह मूव दोहराने की कोशिश करता है, पर छोटे हाथ से जैब नहीं लगा पाता और शर्मिंदा होकर भाग जाता है। इस बीच बास्को और उसका गिरोह उसे देखते हैं। बास्को देखता है कि वह मशीन का एक हिस्सा तोड़ पाया था। परेशान होकर वह मशीन पर मुक्का मारता है, जिससे एक और हाई स्कोर सामने आता है। अगले दिन पार्क जीहो को देखकर उसकी पिछले दिन की गैरहाजिरी पर चिंता जताता है। वह लड़के को साथ खाने का न्योता देता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। इधर पार्क की अनजानी में उसकी माँ उसके फ्लैट में आकर उसके सोते हुए असली रूप को देखती है। पार्क स्कूल से लौटकर अपनी माँ को फ्लैट में देख हैरान रह जाता है। वह उसे बताता है कि वह उसके बेटे का नया दोस्त है। वह बेटे को जगाने की कोशिश करती है, पर पार्क उसे रोककर कहता है कि वे किराया बचाने के लिए साथ रहते हैं। उसकी माँ हैरान रह गई, क्योंकि बेटे ने फोन पर कभी नहीं बताया कि वह किराने की दुकान में काम कर रहा है। बात करने के लिए उत्सुक वह उसे एक कॉफी शॉप ले जाता है, जहां एक कप कॉफी की कीमत देखकर वह चौंक जाती है। जीवन में सिर्फ इंस्टेंट कॉफी पीने वाली माँ उसका नाम पूछती है और जानकर हैरान होती है कि उसका नाम भी पार्क है। ये एहसास उसे लगता है कि उनमें कुछ समानताएं हैं, जो उसे असहज कर देता है। तभी बास्को आ जाता है, दोनों को साथ देखकर। बंजई उसे चेतावनी देता है कि कोई बवाल न करे। इस बीच पार्क माँ को बताता है कि असली वह जो दुकान में काम करता है ठीक है और अच्छा खाता है। यह सुनकर माँ को तसल्ली होती है, पर फिर वह पूछती है कि क्या नए स्कूल में उसे कोई परेशान तो नहीं करता। वह बताती है कि पहले उसे परेशान किया जाता था, पर वह समझ नहीं पाई क्योंकि काम में व्यस्त थी। खुद को बेकार कहती है। उसे सांत्वना देने के लिए वह कहता है कि पार्क के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस बीच बास्को यह सुनकर याद करता है कि असली पार्क अपने नशेड़ी दोस्त को घर ले जाता है और गुस्से से भर जाता है। माँ कुछ डिब्बे देखकर बंजई से पूछती है कि क्या वह उन्हें ले जा सकती है, जिस पर लड़का हाँ कह देता है। पार्क को पता चलता है कि उसकी माँ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कबाड़ बीनती है और यह बात उससे छिपाती रही है। वह फिर उसे कुछ पैसे देती है और कॉफी के लिए लेने का आग्रह करती है। हिचकिचाते हुए वह पैसे ले लेता है, जिससे बास्को को गलतफहमी होती है। विदा करते समय वह कहता है कि पार्क अब उसकी ज्यादा कदर करता है, जिससे माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब वह उसे जाते देखता है, बास्को आकर उसे घृणित कहता है। पूरी तरह गलत समझते हुए बास्को पार्क से लड़ाई शुरू कर देता है। वह लगातार मुक्के मारता है, जिन्हें पार्क आसानी से बचा लेता है। बर्न नकल नेता मन ही मन प्रभावित होता है। सोचता है कि लड़का उसकी तरह लड़ना सीख रहा है। यह मानकर कि पार्क ने औरत से पैसे ऐंठे हैं, वह उसे रुपये वापस करने को कहता है। हालांकि पार्क उसे भी गलत समझता है, सोचकर कि वह भी उन गुंडों जैसा है जो उसके पैसे लेना चाहते थे। वह अपनी माँ के दिए पैसे की रक्षा करता है और कहता है कि वह इन्हें कभी नहीं देगा। दोनों लड़ने लगते हैं, तेज मुक्के मारते और बचाव करते हुए। पार्क नेता के पेट पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर वह बच जाता है। शिंजी की बात याद कर वह उसकी बॉक्सिंग मुद्रा अपनाता है और सीधा मुक्का मारता है, लेकिन बास्को बच जाता है और जवाबी वार करने की कोशिश करता है। बाद में बंजई अपने दोस्त को खोजते हुए वहां पहुंचता है। वह देखकर हैरान रह जाता है कि बास्को बेहोश पड़ा है। पार्क के जाने पर बंजई अपने दोस्त के पास जाता है, जो याद करता है कि नए लड़के ने उसे कैसे हराया। काम के दौरान पार्क सोचता है कि वह बास्को को कैसे हरा पाया। वह चौंक जाता है जब वह आदमी दुकान में आकर पैसे न ला पाने के लिए माफी मांगता है। वह उसे बताता है कि वह कमजोर नहीं है और उसे ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, जो पार्क को भ्रमित करता है। उत्साहित होकर वह व्यायाम शुरू करता है, पर एक सुंदर महिला की दुकान में आने पर घबरा जाता है। वह खुद को संभालता है और उसका सामान बिल करता है। वह उसे एक पेय देती है, व्यायाम के लिए उसका हौसला बढ़ाना चाहती है। जैसे ही वह दुकान से निकलती है, वह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहता है। वह एक ही सांस में पेय पी जाता है, ऊर्जावान महसूस करता है और कसरत जारी रखने को प्रेरित होता है। इस बीच पार्क का सहपाठी जीरो एक ऊंची इमारत से नीचे देखता है। एक नई सुबह फैशन विभाग के लिए नामसू दुर्लभ स्नीकर्स पहनकर स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास जल्द ही टूट जाता है जब शिंजी उसे फिर वही जूते पहनने पर टोकता है। उसके गुर्गे छोटे लड़के को घेरते हैं, धमकाते हैं, पर बॉक्सर बस आह भरकर उदासीन भाव से चला जाता है। उनके जाने पर नामसू शांत होता है, फ्ली मार्केट से खरीदी चीज याद करके। वह अपनी नई अंगूठी दिखाता हुआ कक्षा में प्रवेश करता है। हालांकि उसके सहपाठियों का ध्यान जीरो पर टिका है, जो सभी 5 उंगलियों पर ब्रांडेड अंगूठियां पहने हुए हैं। वे उसके महंगे सामान की चर्चा करते हुए उसकी 200 मिलियन वॉन की लिमिटेड एडिशन घड़ी की ओर इशारा करते हैं। न्यूवेल उससे इस बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर वह हमेशा की तरह चुप रहता है। अपने सुंदर रूप, प्रतिष्ठा और धन के बावजूद वह खुद पर ज्यादा ध्यान नहीं खींचता। पार्क भी आता है और लड़कियां तुरंत उसके आसपास जमा हो जाती हैं। जिहों को देख उनका प्रशंसा भाव और बढ़ जाता है।
ज्यादातर लोग उसके रूप रंग से मोहित हैं, पर कुछ में जलन पनप रही है। एक ईर्ष्यालु समूह जल्द ही समझ जाता है कि वह गरीब है, क्योंकि वह एक ही जूते और पुराना बैग इस्तेमाल करता है। इधर बर्न नकल गैंग बंजाई से गुहार लगाता है, यह मानने को तैयार नहीं कि बास को हार गया और स्कूल नहीं आ रहा। तभी उसे नेता से अस्पष्ट संदेश मिलते हैं। कहता है, फोन स्क्रीन टूटी है, मैसेज भेजने में दिक्कत हो रही है। गैंग की उत्सुकता बढ़ती है, पर उसके संदेश और भी अबूझ हो जाते हैं। दबाव में आकर बंजाई झूठा संदेश बताता है कि वह ठीक है और अगली सूचना तक छिपा रहेगा। बाकी लोग इस झूठी खबर पर खुश होते हैं, पर एक शख्स पीछे से शक से देखता है। पार्क और जिहो गलियारे में चलते हुए देखते हैं कि एक छात्र को वोकल क्लास का सदस्य धमका रहा है। गरीब लड़के को धक्का मुक्की होते देख उसे अपना पुराना जीवन याद आता है और वह गुस्से में उनकी ओर बढ़ता है। तनाव बढ़ता है, वे लड़ाई के करीब हैं, पर शिक्षक आकर उन्हें रोक देता है। जीरो यह सब देखता है और नए छात्र के पुराने कपड़ों को गौर से निहारता रहता है। दिन खत्म होता है। पार्क को मां का फोन आता है, कल का जन्मदिन याद दिलाती है। दुकान पर वही औरत लौटती है, हल्के से पूछती है, अभी भी काम कर रहे हो? जाते जाते शुभकामनाएं देती है। अगले दिन वह जीहो और कल वाले छात्र के साथ दोपहर का खाना खाता है। वे पूछते हैं कि वह हमेशा उन्हें खाने पर क्यों बुलाता है, और दूसरे लोग भी यही सोचते हैं। गुंडे नाराज हैं कि उनका चमचा छिन रहा है, पर शिंजी याद दिलाता है कि वह और पार्क दोस्त बनने को राजी हुए थे। उनके आश्चर्य से वह गुंडागर्दी छोड़ने की कसम खाता है। कहता है, अब यह कूल नहीं लगता। जब दो छात्र सोचते हैं कि वह उनका दोस्त क्यों बनना चाहता है, वह अपनी मां को याद करके कहता है कि वे बहुत मिलते जुलते हैं। इधर दूसरे फैशन छात्र उसकी गरीबी का पर्दाफाश करने की योजना बनाते हैं। दूसरी ओर कुछ बर्न नक्कल सदस्य इकट्ठा होकर शिकायत करते हैं कि बंजई ने नेता के आदेशों के बारे में झूठ बोला और नए छात्र पर हमला करके उसे चुप कराने की योजना बनाई। पार्क घर जाते समय जीरो से मिलता है, जो एक नोट के साथ डफल बैग गिराता है और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। अंदर की चीजें देखकर वह कहता है कि वह इतना सब नहीं ले सकता और उपहार लेने से मना कर देता है। जब उसे बताया जाता है कि यह सब फेंका जा रहा था, तो वह आखिरकार उसे स्वीकार कर लेता है। अकेले पहले जन्मदिन पर दया पाकर कृतज्ञ वह लड़के से उसका जन्मदिन पूछता है, पर हैरान रह जाता है कि वह जा चुका है, सड़क पर कई बैग छोड़कर। एक अंधेरी गली में बर्न नक्कल गैंग के सदस्य पिटे हुए पड़े हैं। शांत जीरो को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराते हुए अपने फ्लैट में पार्क को मां का फोन आता है। वह उन्हें बताता है कि जन्मदिन अच्छा बीता, यहाँ तक कि उसे कई उपहार भी मिले। बैग खंगालते हुए उसे लग्जरी सामान देखकर खुशी हुई और यह सोचकर राहत मिली कि उसका क्लासमेट इन्हें फेंकने वाला था। नए रूप में जीना अच्छा लगा, पर जल्द ही उसका चेहरा उदास हो गया, गहरी सोच में डूबा हुआ। अगले स्कूल दिन छात्र हमेशा की तरह शोर मचा रहे थे। जलन से भरी फैशन छात्राएं नए लड़के को शर्मिंदा करने की योजना बनाई, सबके सामने उसके कपड़ों का ब्रांड पूछने की। पार्क आया, पर उन्हें देखकर सबके मुंह खुले रह गए। वह पूरी तरह लग्जरी कपड़ों और एक्सेसरीज में था। उनकी योजना विफल हो गई और लड़कियां अब पहले से कहीं ज्यादा उस पर फिदा थीं। जीरो सोचता है कि उसने एक नोट लिखने में पूरी रात बिताई। आखिर में एक ऐसा नोट लिखा जो उपहार को ज्यादा न समझने को कहता था। लड़कियों ने पूछा किसका था, पर उसने बस कहा एक दोस्त का। एक संतोषजनक जवाब। ऑडिशन में वोकल क्लास का चपरासी अपने अनुभवों पर गीत लिखता है, नकली मुस्कानों से नफरत और शायद पार्क के बारे में बात करता है। मनोरंजन कंपनी में जीरो अपने रैप ऑडिशन से निर्माताओं को प्रभावित करता है और सबसे अच्छा साबित होता है। दाइकी का ऑडिशन अभी नहीं हुआ, पर उसे जाने को कहा जाता है क्योंकि वे अपना फैसला कर चुके हैं। वह मौका मांगता है, पर वे चले जाते हैं। बॉस उस जैसे व्यक्ति से आवेदन लेने पर शिकायत करता है। घर जाते समय वह बहुत दुखी है, सोचता है कि उसके सपनों के लिए उसकी हकीकत कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। बस अचानक रुकती है। एक महिला गिरते गिरते बचती है तो वह उसे हाथ देने की पेशकश करता है। वह उसकी मदद ठुकरा देती है और दूसरे लोग कहते हैं कि वे भी ऐसा ही करते। वह रात गए तक अभ्यास करता रहता है, दादी के लिए जल्द ही सफल होने की कसम खाता है। अगली सुबह दाई की स्कूल फेस्टिवल के आवेदन पोस्टर को घूरता है। पार्क आता है और उसका अभिवादन करता है, पर वह नाराज होकर चला जाता है क्योंकि नया लड़का उसके साथ घनिष्ठता दिखाता है। कक्षा में होबन उसकी मेज को लात मारता है। ऑडिशन में फेल होने के बावजूद लिखते रहने पर उसका मजाक उड़ाता है। बेचारा लड़का अपनी नोटबुक खींचता है और उसे पेट में जोर से लात पड़ती है। वे उसे औकात में रहने को कहते हैं। बाद में वह स्कूल के त्योहार के लिए एक फॉर्म लेता है। रात को वह अपनी दादी के नाश्ते की दुकान से गुजरता है, तभी होबन और उसके चमचे आते हैं। अचानक दोस्त बनने का नाटक करते हुए दादी के मुफ्त नाश्ते खाते हैं।
मूल रूप से अपनी पूरी दुकान साफ करें, लेकिन वह फिर भी उन्हें कुछ घर ले जाने को देती है, जिससे उसका पोता चिंतित हो जाता है। वे थैले स्वीकार करते हैं, लेकिन ज्यादा दूर चले बिना ही उन्हें फेंक देते हैं। अगली सुबह कक्षा का व्हाइट बोर्ड बदनामी से भरा है, जो छात्रों को दादी के स्नैक बार जाने से रोकता है। डाइक यह देखकर क्रोधित हो जाता है, लेकिन जमीन पर गिरा दिए जाने के कारण कुछ नहीं कर पाता। दोपहर के खाने के समय होबन और उसके साथी अपने चपरासी को पीटते हैं, स्कूल उत्सव में गाने की इच्छा का मजाक उड़ाते हैं और उसका फॉर्म फाड़ देते हैं। जबकि उसे लगातार धक्का दिया जाता है, पार्क सोचता है कि वह अपने नरक से बचने के लिए स्कूल बदल आया था। हालांकि उसने सीखा कि जहां भी वह जाएगा वहां हमेशा उसके जैसा कोई ना कोई होगा। किसी कारण से ऐसा लगता है कि वे जन्म से ही खाद्य श्रृंखला के सबसे निचले पायदान पर रखे गए हैं। अब और चुपचाप न देख पाते हुए पार्क आगे बढ़ता है, लड़ाई शुरू करने को तैयार। उनके आश्चर्य के लिए जीरो उसके साथ आ खड़ा होता है और शिंजी भी। मुखर वर्ग के लड़के उसकी भागीदारी पर सवाल उठाते हैं और मिडोरी चिंतित होकर उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है। नया लड़का कहता है कि वह डाइक के साथ लंच करना चाहता था और उनसे उसे जाने देने की विनती करता है। जैसे ही वे भिड़ने वाले होते हैं, बास्को बर्न नकल गैंग के साथ आता है। बनजई को उसका फोन लौटाता है, अभी भी नाराज कि उसे मरम्मत पर इतना खर्च करना पड़ा, और दोनों समूहों के बीच आ जाता है। वह होबन को धूप का चश्मा उतारने को कहता है और गुंडा इस बाधा पर गुस्से से तमतमा उठता है। हालांकि वह यह जानकर चला जाता है कि उसका गिरोह इतने लोगों का सामना नहीं कर सकता। गैंग लीडर पूछता है कि वे गरीब लड़के को बचाने के लिए इतना जोखिम क्यों उठाएंगे, गलत समझकर कि वह अपने नौकर को दूसरों से पिटवाना नहीं चाहता। इस पर वह अपनी बाहें उठाकर पार्क को फिर से लड़ने की चुनौती देता है। उसके साथ ही उसे मुश्किल से रोक पाते हैं और छात्र सोचते हैं कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। मिडोरी की ओर देखते हुए शिंजी कहता है कि उनकी तरह लड़ते रहना कितना बेवकूफ़ी भरा है। नाराज होकर डाइक चला जाता है, नए लड़के के बाधा डालने पर अपना फटा आवेदन पत्र पीछे छोड़कर। घर पर पार्क सोचता है कि नए शरीर के बावजूद कुछ नहीं बदला है। वह गरीब लड़के का आवेदन टेप से जोड़ देता है। अगले दिन वह डाइक को आवेदन लौटाने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ झटक दिया जाता है। लड़का हर हाल में आगे बढ़ने का वादा करता है। हॉजन गुस्से में उनके काम करने वाले लड़के के गीत फाड़ देता है, उसे गालियां देते हुए। पार्क कक्षा के बाद सफाई करता है और त्योहार के बारे में पूछता है। मिडोरी समझाती है और उसे शामिल होने को कहती है। यकीन है कि वह जीतेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा प्रोत्साहन सुनेगा और संभावना पर संदेह करता है, लेकिन मंच पर खड़े होने की कल्पना से उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वह अकेले में बहुत गाता था, पर किसी के सामने गाने का सपना कभी नहीं देखा। पीछे सोचकर उसे याद आता है कि उसकी माँ ने हमेशा उसकी आवाज की तारीफ की है। डाइक फुटपाथ पर लेटा है, उसके फटे हुए गीत उसके पास हैं और वह सोचता है कि शायद वह अपने आदर्श जैसा नहीं है। इस बीच पार्क अपने आवेदन पत्र को देखता है, अपने दिल की बात याद करता है और समझता है कि वे उसके लिए कितने मायने रखते हैं। वह अकेले गाता है और बाहर से सुनकर प्रताड़ित लड़का आंसुओं में बह जाता है। वह आवाज की ओर दौड़ता है और देखता है कि लड़का खिड़की के पास शांति से गा रहा है। हैरान होने के बावजूद गायक उसे आवेदन वापस देता है और रैपर हिचकते हुए उसे त्योहार में साथ प्रदर्शन करने का न्योता देता है। पार्क एक कुलीन है जिसके पास सब कुछ है। अपने आश्चर्य और हैरानी के लिए डाइक ने पाया कि वह एक अच्छा गायक भी है। अब यह अद्भुत व्यक्ति उसके साधारण घर में है। वह सोचता है कि शायद लड़का पहली बार ऐसी जगह आया है और उसे निराश करने की चिंता करता है। जैसे ही वह जल्दी जल्दी सफाई करने लगता है, मेहमान बत्ती बंद कर देता है। कहता है कि दिन में बिजली बचानी चाहिए। इसके अलावा वह अखबारों को ढेर लगाता है, उन्हें संभालने और इस्तेमाल करने के टिप्स भी देता है। अपनी परवरिश की बातें करते हुए दोनों अभ्यास के अपने मकसद को याद करते हैं। वह अपनी गायन क्षमता पर शक करता है, पर डाइक उसे हौसला देता है। कहता है कि उसकी आवाज गर्म और सच्ची लगती है और सुर भी सही है। साथ मिलकर वे लोगों को हैरान कर सकते हैं। वह कंप्यूटर पर कुछ बजाता है और कक्षा में गाए गाने का एक नया रूप सुनाता है। पार्क मानता है कि उसे गाने के बारे में कुछ नहीं पता, बस वह इसे वास्तविकता से बचने के लिए गाता है। तभी उसे धुन में बदलाव नजर आता है। रैपर बताता है कि उसने इसे पूरा गाना बनाने के लिए एक नई लाइन जोड़ी है। इस पल डाइक पूरी तरह से गाने की रचना में डूब जाता है। उसका शरीर जोश से भर जाता है। अभ्यास के बाद पार्क को पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, तो वे लंच टाइम में प्रैक्टिस करने का फैसला लेते हैं। तभी उसका पेट गुर्राता है और मेजबान माफी मांगता है कि उसने पहले खाना नहीं दिया। वे दादी की स्नैक शॉप से गुजरते हैं, जहां वह पोते के दोस्त को खाने को देती है। उसे वोकल क्लास के गुंडों की याद आती है जो मुफ्त में खाना खाते थे, और चिंता होती है कि ऐसा फिर न हो। आश्चर्य की बात है, उसका नया दोस्त विनम्रता से मना कर देता है। कहता है कि वह पहले से ही भरा हुआ है। LKS एंटरटेनमेंट कंपनी में मुख्य प्रोड्यूसर देता है।
इसके लिए मोटी रकम चुकाई। वे इसे स्कूल उत्सव में गाएंगे और भीड़ की प्रतिक्रिया से तय होगा कि क्या यह डेब्यू गाना बन सकता है। इधर पार्क अपने दोस्त के एक दिन में लिखे गीत से हैरान है। दोनों रिहर्सल करते हैं और जी हो उन्हें साथ गाते सुनकर चौंक जाता है। गीत से जुड़ाव देखकर दाइकी की चिंता दूर हुई, पर वो कहता है कि गायन तकनीक पर काम करना होगा। 2 हफ्ते में सुधार मुश्किल है, इसलिए वो गाना याद करने और आवाज की देखभाल करने को कहता है। लेकिन ज्यादा न गाने के बावजूद पार्क का गला जल्द ही दुखने लगता है। घर पर वो अपने पुराने शरीर को देखता है और याद करता है कि कैसे वो दूसरों को दोष देता था। उसके नए दोस्त की तरह जोशीला और दृढ़ नहीं है वो, दोनों बिल्कुल अलग हैं। पार्ट टाइम जॉब के दौरान उसे एहसास होता है कि गला अब नहीं दुखता, क्योंकि वो दूसरे शरीर में है। वह गाना अभ्यास करता है और काउंटर पर जानी पहचानी महिला देख हैरान होता है। वह उसकी आवाज की तारीफ करती है और गले के लिए लॉजेंस का पैकेट देती है। अगले दिन दाइकी उसे अभ्यास से रोकता है, स्वर तंत्रियों की चिंता में। सुनकर कि उसने बिल्कुल अभ्यास नहीं किया, रैपर उसके सुधार से चकित होकर नए सुझाव देता है। घर जाते समय होबन रैपर को रोककर पार्क की शोहरत का फायदा उठाने के लिए पीटता है। वे झूरो को दोस्त को मारने का हुक्म देते हैं, मना करने पर 2 गुना मारने की धमकी देते हैं। दोनों बच निकलते हैं क्योंकि गुंडे को काम पर बुलाया जाता है। दुबला पतला लड़का माफी मांगता है, खुद को बेकार समझता है। वे किराने की दुकान जाकर दोस्त के अनजान शरीर से मिलते हैं। बाहर जिहो पहले मारने के लिए माफी मांगता है। वे बताते हैं कि कैसे बुरी तरह धमकाए जाने से उनके सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन पार्क के आने से हालात सुधरे। शिंजी ने अपना रवैया बदला। दाइकी को शुरू में उसकी दयालुता पर शक था, खासकर उसके जैसा होने के दावे पर। बाद में उसे पता चला कि वे शायद इतने अलग नहीं हैं, क्योंकि वह उसके गाने बहुत अच्छे गा लेता था। जब वे आभार जता रहे थे, बास्को आया और पुष्टि की कि वे सच में ऐसा महसूस करते हैं। उनकी गवाही सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह लड़के के बारे में गलत था। साथ ही उसने पार्ट टाइमर को अपने साथ ट्रेनिंग करने का न्योता दिया। अगले दिन उनका ग्रुप पार्क में वापस आया और वे एक स्पीकर लेकर आए। पार्क ने गाया और सभी उसकी मोहक आवाज सुनकर दंग रह गए। उसने 2 शरीरों के साथ पूरा दिन प्रैक्टिस की थी, तो यह स्वाभाविक था। अब उसकी बारी थी हैरान होने की जब दाइकी ने उसे संशोधित लिरिक्स दिए। साथ मिलकर उन्होंने स्कूल फेस्टिवल में धूम मचाने की कसम खाई। कंपनी में बॉस होबन की रिकॉर्डिंग से खुश था, उनके गाने से बड़ी हिट की उम्मीद करते हुए। बाद में वे देखते हैं कि त्योहार की प्रदर्शन सूची जारी हो गई है और वे दूसरे आखिरी नंबर पर हैं। पार्क की जोड़ी आखिरी है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि वे पक्का गड़बड़ करेंगे, खासकर क्योंकि यह दाइकी का पहला शो है। जेवन स्कूल फेस्टिवल का दिन आ गया है और एक शानदार स्पोर्ट्स कार प्रवेश द्वार पर रुकती है। यात्री सीट पर वही अच्छी महिला है जो अक्सर किराने की दुकान पर आती थी। कुछ लड़कियां सैलून बूथ की ओर जाती हैं, कहती हैं कि उन्होंने ब्यूटी क्लास के जंग को देखने के लिए बाल बढ़ाए हैं। छात्र काम शुरू करता है और ग्राहक के बाल खराब कर देता है, लेकिन उसका आकर्षण उसके बुरे काम की भरपाई कर देता है। आगंतुक त्योहार का आनंद लेते हैं और अन्य छात्र अपने बूथों में कड़ी मेहनत करते हैं। सुंदर लड़की शिंजी के क्षेत्र से गुजरती है, लेकिन जल्दी चली जाती है क्योंकि लड़के उसे घेर लेते हैं। मंच के पास पार्क घबराने लगता है क्योंकि उसने कभी इतने बड़े इवेंट में गाने की कल्पना नहीं की थी। दाइकी उसे शांत करने की कोशिश करता है, याद दिलाता है कि उन्होंने काफी प्रैक्टिस की है और अपने हुनर पर भरोसा कर सकते हैं। तभी वह सुविधा स्टोर की लड़की को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है। बास्को, जो आर्म रेसलिंग में छा रहा था, उसे कुछ खोजते देखता है। वह उसे पार्किंग लॉट में पाकर पुराने दोस्त की तरह मिलता है, भूल कर कि वह अब सुंदर दिखता है। वह सोचती है कि उसे छेड़ा जा रहा है और गुस्से में कहती है कि स्कूल ऐसे लोगों से भरा है जो सिर्फ दिखावे पर ध्यान देते हैं। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जिम्पा उसके साथ ही उसकी कलाई कसकर पकड़ लेता है। उकसाया हुआ वह आदमी उसे जोर से लात मारता है। हैरान कि लड़का उसके हमले का जवाब दे पाया। अपने मालिक के आदेश को नजरअंदाज करते हुए वह लड़के को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बास्को बीच में आ जाता है। पार्क का दोस्त बनकर वह टैटू वाले आदमी को चेतावनी देता है, पर वह हंसकर अभिमानी छात्र के मुंह पर मुक्का मार देता है। बास्को चोट खाकर भी कहता है कि अगर लड़ना है तो चश्मा उतार लो। उत्सुक होकर जिम्पा ऐसा करता है और पार्क को लड़ाई की मुद्रा में देखकर चौंक जाता है। महिला उन्हें रोकती है, कहती है कि वह उसकी हरकतों की शिकायत करेगी। वह समझ जाता है कि ज्यादा उत्तेजित हो गया था। चश्मा लगाकर उन्हें शांत रहने को कहता है। वे चले जाते हैं और बास्को मुश्किल से खड़ा रहता है, मानते हुए कि लड़ाई में शायद हार जाता। बाद में वह आराम से हाथ बढ़ाता है,
लड़का एक पेय देता है, याद करते हुए कि गरीब लड़के उसे कितना मानते थे। त्योहार के कलाकारों की घोषणा सुनकर गायक मंच की तैयारी के लिए उठता है। मंच के पीछे जोड़ी तैयार होती है और जीरो को कपड़े देने के लिए धन्यवाद देती है। तभी होबन आता है और कहता है कि वे ध्यान से देखें, क्योंकि वह मंच पर जा रहा है। वहां वह भीड़ को उत्तेजित करता है, रैप करके दर्शकों को मोहित कर लेता है, बॉस सहित। पार्क को मंच भय होता है, साथ ही सुझाव देता है कि वह प्रिय व्यक्ति के बारे में सोचे। वह कुछ देर सोचता है, अपने प्रदर्शन से पहले खुद को शांत करता है। गाने के बाद होबन दाइकी का मजाक उड़ाता है और उसे पेट में मारता है। लड़ाई शुरू होती है, पर रैपर रोकता है, कहता है गाने से विजेता तय करेंगे। उद्घोषक उन्हें बुलाता है और भीड़ उत्साहित हो जाती है। मनोरंजन कंपनी का बॉस दूर से देखता है और उसका सचिव दाइकी को वही आवेदक पहचानता है जिसे उन्होंने भेज दिया था। उनका प्रदर्शन शुरू होता है और जोरदार चीयर्स अचानक गहरी खामोशी में बदल जाते हैं। घबराकर वो सुर से हटकर गाना शुरू करता है और दर्शकों की दिलचस्पी कम होने लगती है। खुशकिस्मती से दाइकी माइक लेता है और उसकी परफेक्ट लय और रैप सबको दंग कर देते हैं। पार्क उसे देखता है और अपनी माँ को याद करता है, साथी के शब्द उसके जहन में गूंजते हैं। रैपर अपना वर्ष खत्म करता है और गायक को पास करता है, जो अपनी मोहक आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। दोनों अब ज्यादा आत्मविश्वासी, अपने प्रियजनों, संघर्षों और प्रेरणाओं के बारे में सोचते हुए दिल से परफॉर्म करते हैं। उनकी ईमानदारी और हुनर दर्शकों के दिलों को छू लेते हैं। उनका गाना खत्म होता है और भीड़ जोश से चीख उठती है, इस अद्भुत अनुभव से हैरान। पार्क को तो हमेशा की तरह तारीफें मिलती हैं, पर दाइकी हैरान है कि उसके भी फैंस हैं। साथ ही उत्साहित होकर हाथ मिलाते हैं और दोस्त विजय ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। होबन और साथी शिकायत करते हैं, पर बॉस कहता है कि वे बस बेहतर थे, बस इतने में उन्होंने डेब्यू का मौका खो दिया। बॉस दाइकी की तारीफ करता है, पर पार्क को काट देता है, कहता है जनता उसे ही पसंद करेगी। सपनों की पेशकश के बावजूद वह मना कर देता है और दोस्त को ढूंढने निकल जाता है। बस में रैपर अकेला बैठा फिर से गाने लिख रहा है। बाद में उनका वीडियो वायरल होता है, पर उसे पूरी तरह काट दिया गया है। वह कहता है कि सब ठीक है और वे अपने प्रदर्शन की चर्चा करते हैं। इस बीच मशहूर डीजी कार में उनका वीडियो दिखता है। बाहर लाल कालीन पर पापराजी और फैंस उसका स्वागत करते हैं। वह वीडियो स्टोर की महिला को भेजता है, जो लड़के को गाते सुन हैरान रह जाती है। घर लौटकर पार्क हमेशा की तरह बदल जाता है और दिन शुरू करता है। उसकी दीवार अब दोस्तों की तस्वीरों और नोट्स से भरी गर्मजोशी से सजी है। दोस्तों, चैनल अभी छोटा है, आपके समर्थन की जरूरत है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, ख्याल रखना। Thank you so much for taking the time to my YouTube video. Your support means the world to me. I hope you found it enjoyable and insightful. If you liked it, please consider subscribing and sharing your thoughts in the comments. I love from you. Stay tuned for more content, and thank you once again for being part of this journey.